शुरुआत कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा मैं आपसे ही कर रहा हूं। नीरज जी, पेच कहां फंसा हुआ है? ये कौन सा माइंड गेम चल रहा है? ममता बनर्जी बैठक में आने से मना कर चुकी हैं, उनके साथ आपकी बात नहीं बन रही है। आम आदमी पार्टी के साथ दो बैठकें आप कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐलान घोषणा आपने नहीं की है। और समाजवादी पार्टी का ट्वीट तो आपने पढ़ ही लिया होगा, धोखेबाजी और बेईमानी पे उतारू हो गई है। तो क्या हो रहा है? ये कांग्रेस इंडिया अलायंस का सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। अगर वो मजबूत नहीं होगा, उसके अलायंस के साथ सहयोगी नहीं होंगे, तो इंडिया अलायंस कैसे मजबूत नजर आएगा? क्या झुक नहीं रहा है कांग्रेस या लड़ नहीं रहा है कांग्रेस? क्या नजर आ रहा है? रवि भाई, कांग्रेस पार्टी लड़ भी रही है, वो इसीलिए आपको खींचतान दिख रही होगी। और झुकना और झुकाना तो इसमें चलेगा नहीं, क्योंकि एक लोकतांत्रिक गठबंधन है, क्योंकि सामने एक नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है। उससे लड़ने के लिए देश के जितने डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं वो सब एकजुट हुई हैं। और मैं तो बार बार इस बात को दोहराता हूं आपके चैनल पर भी कि इसको आप आजादी के आंदोलन से समझिएगा, कि जैसे अलग अलग विचार के लोग देश को आजादी दिलाने के लिए कांग्रेस के छत्र के साथ जुड़े थे, आज उसी तरीके से जो भाजपा का अन्याय है उसके खिलाफ जितने लोकतांत्रिक दल हैं वो उस अन्याय से निजात दिलाने के लिए कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो गए हैं। मुझे तो रवि भाई सिर्फ ये बता दीजिएगा कि वो जो एक मीटिंग एनडीए की हुई थी जिसमें 38 दल थे, उन 38 में से 24 दल ऐसे थे जिनकी संख्या लोकसभा राज्यसभा के अंदर मिलाकर 0 रही। उसकी दूसरी मीटिंग कब हुई? आज राजीव जी कह रहे हैं कि 150 सीटों पर कभी भी भाजपा अपने कैंडिडेट अनाउंस करेगी, पर मुझे यह समझाइएगा कि पंजाब के अंदर इनका जो भी घटक दल होगा उसके साथ ये कितनी सीट शेयर करेंगे, जम्मू कश्मीर में इनका जो घटक दल होगा उसके साथ कितनी सीट शेयर करेंगे, झारखंड में इनका जो घटक दल होगा उसके साथ कितनी सीट शेयर करेंगे, उत्तर प्रदेश में जो इनका घटक दल होगा उसके साथ कितनी सीट शेयर करेंगे, तमिलनाडु में जो इनका घटक दल होगा उनके साथ कितनी सीट शेयर करेंगे, और ऐसे ही बाकी पूरे देश में इनके गठबंधन का क्या रूपरेखा है, जरा उसके ऊपर एक सवाल हम लोग उठा लेते हैं। और जहां तक रही ममता जी के कल आज की मीटिंग में ना आने की बात, ममता जी इस देश के एक बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक पूर्व निर्धारित बैठक है। उन्होंने इस बात का हवाला दिया है कि मैं उस बैठक की वजह से आज इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाऊंगी, लेकिन टीएमसी के कोई भी नुमाइंदे उस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, तो बात तो वही खत्म हो गई। आज देखिए रवि भाई, देश के अंदर एक बड़ा राजनीति नहीं नीरज जी बात खत्म नहीं हो रही है। आप अधीर रंजन चौधरी जो है वो ममता सरकार पे सवाल उठाते हैं कि गुंडों की पार्टी है, कानून व्यवस्था नहीं है। उधर कल ट्वीट किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, बेईमानी धोखेबाजी पे कांग्रेस उतर आई है। तो आप दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से कि वो कितनी सीटें देंगे, लेकिन उधर उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा राज्य है, जो तय करेगा कि लोकसभा 2024 में कौन सत्ता में आएगा, वहां आप इस तरह से मैसेज दे रहे हैं जनता में, आप दोनों अलायंस, तो जनता क्या समझेगी कि हम इस गठबंधन को दें जो कभी किसी को चिरकुट बोल रहा है, कभी किसी को धोखेबाज बोल रहा है, कभी किसी को बेईमान बोल रहा है? रवि भाई, आज कार्यक्रम की शुरुआत में आपने अखिलेश जी की एक बाइट चलाई। अखिलेश जी ने क्या कहा कि बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर आज गठबंधन की बात हो रही है। जब एक पार्टी का शीर्ष नेता ये बात कहता है तो किसी ऐसे छुटवैया नेता के ट्वीट या किसी असामाजिक तत्व के ट्वीट के ऊपर अगर हम लोग बात पार्टी करें, का मीडिया सेल है, पूरे समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल है जिन्होंने वो ट्वीट किया था, और जो चिरकुट वाले बयान सामने आए थे वो तो कौन थे? बड़े नेता हैं, वो आप खुद समझिए ना। रवि भाई, समाजवादी पार्टी के यहां से अगर ट्वीट हुआ तो वो ट्वीट डिलीट क्यों हुआ, इस पर भी बात समाजवादी पार्टी से आप करिएगा। लेकिन जनता में तो मैसेज चला गया, जनता में तो मैसेज चला गया कि आप पर्दे के पीछे रहते हुए नजर आ रहे हैं। रवि भाई, मैसेज तो वो गया जो उनके शीर्ष नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर आज गठबंधन की बात हो रही है। और आप समझिए, इस देश के अंदर बहुत सारे राजनीतिक कार्यक्रम आज की स्थिति में तैयार खड़े हैं। कल जैसा आपको राजीव जी ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा
मणिपुर में, जहां पिछले 1 साल से इस सरकार की जो कान के ऊपर जू नहीं रहेंगी, उस जलते मणिपुर के अंदर एक मरहम लगाने की कोशिश कल इम्फाल से की जा रही है और 6200 किलोमीटर चलकर कांग्रेस का भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे है। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राजीव जी कोई अपडेट? देखिए, मैं सिर्फ रवि एक फैक्ट ये डालना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन में जितने भी नेता हैं, और अगर आप चुनावी दृष्टि से देखेंगे और चुनावी प्रदर्शन को आधार बनाएंगे तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इस पायदान में आपको अलग खड़े दिखाई देंगे। ममता बनर्जी ने बीजेपी को 4 चुनाव करीब करीब हराए हैं। वो 4 चुनाव अगर आप लोकसभा की दृष्टि से कहें, पिछली बार बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन पहली पार्टी टीएमसी ही रही। 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, ममता बनर्जी ने हराया। तो ममता बनर्जी की स्थिति दूसरी है। अखिलेश यादव 4 चुनाव लगातार बीजेपी से हार चुके हैं, और 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा, 2019 का लोकसभा, 2022 का विधानसभा, और केंद्रीय स्तर पर संसद के दोनों सदनों में समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद सबसे कम सदस्य संख्या आज है। तो अखिलेश यादव उस तरीके से कांग्रेस पार्टी से बात नहीं कर सकते जिस तरीके से ममता बनर्जी कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी टीएमसी का गठन जब से हुआ है तब से लेके आज टीएमसी सबसे मजबूत स्थिति में है। उसके लोकसभा राज्यसभा सांसदों की स्थिति देख लीजिए, उनके विधायकों की स्थिति देख लीजिए। तो एक तरफ तो सबसे जो पार्टी सबसे मजबूत थी यूपी की, वो सबसे कमजोर पायदान पर खड़ी है संसद के भीतर, और एक तरफ दूसरी पार्टी जिसकी की 2 लोकसभा सांसद 2004 में थे, आज उसके पास लोकसभा सांसद 22 है, 23 है। तो ममता बनर्जी अपने हिसाब से चीज़ों को लेंगी, और उनके साथ गठबंधन करना मुझे लगता है कि किसी भी दल के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। और ममता बनर्जी अपनी शर्तों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगी, जबकि अखिलेश यादव को टेबल पर समाजवादी पार्टी को बैठना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि बंगाल का तो मैं नहीं जानता, उत्तर प्रदेश में इंडिया का गठबंधन होके रहेगा और होगा। यह बात अलग है कि सीटें और किसको कितनी गठबंधन होगा, लेकिन ये जो बयानबाजी जारी है वहां होगा, ये इससे क्या मैसेज जा रहा है? ये भी एक अपने आप में चर्चा है, क्योंकि जनता वोट देती है एकजुटता पे, जनता वोट देती है आइडियोलॉजी पे। जब 2 अलायंस आपस में लड़ते रहेंगे तो वो जनता में क्या मैसेज जा रहा है, ये भी इन अलायंस को सोचना होगा।